जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में मूल विधि की प्रैक्टिस करेंगे। मूल विधि के प्रैक्टिस का दूसरी या तीसरी क्लास है। जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं एक एक वीडियो में लगभग 3 से 4 टॉपिक हम कवर करते हैं। एक वीडियो में 3 से 4 टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मूल विधि आपने अच्छे से कंप्लीट ही कर डाली होगी। प्लेलिस्ट हमने आप लोगों को पूरी प्लेलिस्ट में हमने मूल विधि कंप्लीट करी है। लगभग 28 वीडियो हैं, तो वो जा कर के आप अगर नहीं देखे हो तो उनको भी देख लेना। नोट्स इसका हम आप लोगों को प्रोवाइड करा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं आज जितने महत्वपूर्ण इसमें PYQ और कुछ संभावित प्रश्न भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखें, ताकि जितने वीडियो बनाए उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि RTI यानी एक RTI आवेदन निम्न में से किया जा सकता है: हिंदी में, अंग्रेजी में, क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में या उक्त सभी में। तो बताइए किस में किया जा सकता है। तो धारा जो 6 है, कौन सी धारा 6? धारा 6 कहती है कि आप इसको लिखित या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, मतलब इसको आप हिंदी में भी कर सकते हो, अंग्रेजी में भी कर सकते हो, या क्षेत्र की आधिकारिक जो भाषा होती है उस पर भी कर सकते हो। तो ये उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। आप जाकर के चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है मूल विधि की, पूरे 28 सीरियल से वीडियो हमने डाल रखे हैं। ठीक है, ये उसका सिलेबस है, ये सिलेबस है। जिस तरीके से सिलेबस यहाँ पे दिए गए हैं बिल्कुल एक 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 वीडियो कंप्लीट किया गया है। तो वो जाकर के आप जरूर देख लीजिएगा जाकर के। चलिए, भारत में आयकर अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में आयकर अधिनियम कब लागू हुआ? तो बताइए, आपके पास ऑप्शन है 1950, 1961, 1971 या 1985। तो कब लागू हुआ बताइए, बताइए कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब है 1961। हमने पढ़ाया है, तो इसका सही जवाब है 1961। लेकिन इसको अगर देखा जाए तो भारत में मुख्य रूप से इसका लागू होने का श्रेय जो 1 अप्रैल 1962 को ही जाता है। चलिए, आयकर अधिनियम किस मंत्रालय के अंतर्गत लागू होता है? तो आयकर अधिनियम हमने बताया था, अगर वीडियो देखा होगा या नोट्स रिवीजन किया होगा, ठीक है, तो तुरंत टिक कर दो, क्योंकि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आयकर अधिनियम लागू होता है। चलिए अगला, वित्त वर्ष कौन सा होता है? वित्त वर्ष बताना है कब से कब चालू होता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं। इसमें लगभग 50% PYQ हैं आपकी। कब से कब होता है? तो आप सभी जानते हैं 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये जो पीरियड होता है ये वित्त वर्ष होता है। ठीक है, ये वित्त वर्ष कहलाता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए, आयुक्त यानी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स किस धारा के अंतर्गत पद स्थापित होता है? किस धारा के अंतर्गत पद स्थापित होता है? तो इसके लिए हमने बताया था कि जो धारा 120 है, धारा 120 के अंतर्गत इसका पद स्थापित होता है। वीडियो की आप लोग स्पीड बढ़ा लीजिएगा अपने स्तर से। कुल आय की 5 प्रमुख श्रेणियां किस धारा में दी गई हैं? तो जो 5 प्रमुख श्रेणियां हैं आय की, वो किस धारा में दी गई हैं? धारा 10, 14, 80 या 24। तो किस में दी गई हैं? वो धारा 14 में दी गई हैं। किस में? धारा 14 में दी गई हैं। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा आय का स्रोत नहीं है? वेतन, गृह संपत्ति, कृषि आय या पूंजीगत आय। तो हमने आपको बताया था, जब ये हमने पढ़ाया था, कि जो कृषि की आय है उसको कर मुक्त रखा गया है। कृषि वाले को टैक्स इसमें फ्री रखा गया है, टैक्स फ्री, टैक्स फ्री रखा गया है, इसको कर मुक्त रखा गया है। तो याद रखना, कृषि की आय जो है वो टैक्स फ्री आय होती है। आप कृषि से कितना भी उपज कर ले, कितना भी आप उसमें पैसा कमा ले, उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या था? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है?
आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, इसका उद्देश्य हमसे पूछ रहा है। 2005 आरटीआई 2005 का उद्देश्य, सूचना का पहुंच अधिक व प्रभावी हो, सूचना की पहुंच आसान और विस्तृत हो, नागरिकों को सामान्य हित, निजी हित अथवा सार्वजनिक हित से जुड़े मानकों में सूचना प्राप्त हो। तो ये सभी जो हैं ये सूचना के उद्देश्य हैं, आरटीआई के उद्देश्य हैं। अगला है, यदि लोक सेवक आपराधिक अवाचार करेगा तो यदि लोक सेवक आपराधिक अवाचार करेगा तो यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय होगा। उसमें सजा का जो प्रावधान दिया गया है कितना दिया गया है, तो सजा का जो प्रावधान है वो कितना है। ऑप्शन है 4 वर्ष से 10 वर्ष तक की कारावास, 3 वर्ष से 7 वर्ष तक कारावास, 4 वर्ष से 10 वर्ष तक की कारावास और जुर्माना भी, और 5 वर्ष से 7 वर्ष की कारावास और जुर्माना से। तो इसमें 4 वर्ष से 10 वर्ष की कारावास प्लस जुर्माना का प्रावधान किया गया है। चलिए, फिशिंग का उद्देश्य क्या होता है, फिशिंग का उद्देश्य क्या होता है। तो फिशिंग का ये देखो बहुत बेहतर टेस्ट है, इसमें काफ़ी 4 से 5 चैप्टरों को कंप्लीट करा गया है। तो फिशिंग का क्या उद्देश्य है, कंप्यूटर की गति बढ़ाना, उपयोगकर्ता से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना, या हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाना है, कंप्यूटर में नया सॉफ्टवेयर डालना। तो आप जानते हो फिशिंग में धोखाधड़ी, ईमेल या वेबसाइट द्वारा पासवर्ड या बैंक विवरण आदि चुराए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिशिंग कहते हैं। और इसके हिसाब से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है बी नंबर, उपयोगकर्ता से संवेदनशील जानकारी को प्राप्त कर लेना फिशिंग कहलाता है। कंप्यूटर वायरस किस प्रकार का होता है, तो बताइए कंप्यूटर जो वायरस होता है वो किस प्रकार का होता है। हार्डवेयर होता है, या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, या इंटरनेट सेवा होती है, एंटीवायरस टूल्स होता है। तो आप सभी जानते हैं ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो भी वायरस वगैरह बनाए जाते हैं। ओटीपी आधारित धोखाधड़ी किस श्रेणी में आता है, ओटीपी आधारित जो धोखाधड़ी है वो किस श्रेणी में आता है। आप सभी जानते हो कि ओटीपी आधारित जितनी भी ये धोखाधड़ी चलती हैं ये सब क्या आती हैं, साइबर धोखाधड़ी के अंतर्गत आती हैं। किसके, साइबर धोखाधड़ी के अंतर्गत आती हैं। अगला हम लोग देखते हैं, भारत में साइबर अपराधों को नियंत्रित करने का प्रमुख कानून कौन सा है। आईपीसी 1860, आईटी एक्ट 2000, क्रिमिनल लॉ एक्ट 2013 या इंडियन टेलीकॉम एक्ट। तो कौन सा है, तो आप जानते हो आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत साइबर अपराधों को नियंत्रित करने के लिए लॉ बनाया गया। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया, किस वर्ष अधिनियमित किया। तो बताइए, आपके पास ऑप्शन है 1973, 1970, 1971 या 1972। तो किस वर्ष सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को अधिनियमित किया था, तो इसका सही जवाब है 1972। अगर डेट पूरी पूछे तो 9 सितंबर 1972 को किया था, 9 सितंबर 1972 को किया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये बैच डिटेल है। अगर आप मूल विधि की या मूल विधि प्लस पॉलिटी की या कंप्लीट जीएस जीके की बुकलेट चाहते हैं तो जीएस रिव्यू के नाम से एप्लीकेशन है हमारा, जीएस रिव्यू के नाम से एप्लीकेशन है। आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में हम लिंक लगा देंगे, वहाँ से या टेलीग्राम से आप जा कर के एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे डिटेल दी गई है। आपको जो भी नोट्स चाहिए आप उनको डाउनलोड करके फास्ट रिवीजन करते रहिए। बेहतरीन तरीके से बहुत सीरियस स्टूडेंट हैं जो लगातार रिवीजन अच्छे से कर रहे हैं और वो लोग रिप्लाई भी देते हैं, कमेंट भी करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण हेतु लिखित शिकायत लेने के लिए भारत सरकार ने किसे नामित संस्था के रूप में प्राधिकृत किया है। आपके पास ऑप्शन है
सीबीआई को, सीवीसी को, कैग को या लोकायुक्त को? तो किसको किया है? तो उन्होंने किया है, इसी को हम लोग एक शब्द में कहते हैं लोकपाल। लोकपाल। तो किसको किया है? तो उन्होंने लोकायुक्त को किया है। ठीक, चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। सूचना का अधिकार विधेयक। सूचना का अधिकार विधेयक निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति के शासनकाल में लाया गया था? किस राष्ट्रपति के शासनकाल में लाया गया था? अब बताइए कि सूचना का अधिकार विधेयक किस राष्ट्रपति के शासनकाल में लाया गया था? ये लाया गया था कब? ये 2005 में लाया गया था। 2005 में कौन राष्ट्रपति थे? तो आप सभी जानते हैं कि 2002 से 2007 तक कौन थे? अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी थे। और इनके जैसा कोई राष्ट्रपति बन भी नहीं पाया और शायद बन भी नहीं पाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं रैनसमवेयर। रैनसमवेयर है, रैनसमवेयर क्या है? अब बताइए रैनसमवेयर क्या है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। कंप्यूटर की गति बढ़ाना, डेटा लॉक करके पैसे मांगता है, या फिर एंटीवायरस बनाता है, या इंटरनेट स्पीड बढ़ाता है। तो बताइए रैनसमवेयर क्या है? तो रैनसमवेयर डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है और फिरौती, ठीक है, मांगता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं रैनसमवेयर। ये बी नंबर का आपका सही है। ये क्या करता है? डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है और फिर फिरौती के तौर पे, जिसको हम कहते हैं, फिरौती का मतलब होता है रैनसम, मांगता है वो। ठीक है, तो ये है रैनसमवेयर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी की अनुमति के बिना, किसी की अनुमति के बिना उसके कंप्यूटर में प्रवेश करना क्या कहलाता है? साइबर सुरक्षा, हैकिंग, फॉर्मेलिटी या सर्विस? तो क्या कहलाता है कि अगर आप बिना किसी की अनुमति के अगर उसका सिस्टम में प्रवेश करना, हैकिंग कहलाता है। सिस्टम में प्रवेश करना क्या कहलाता है? हैकिंग कहलाता है। एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और बताइएगा आपने कितने सही करे। निम्नलिखित में कौन सा सोशल इंजीनियरिंग तकनीकी है? सोशल इंजीनियरिंग तकनीकी है एसक्यूएल इंजेक्शन, या फिशिंग, या डीडोस अटैक, या ब्रूट फोर्स? तो कौन सा है? तो इसमें फिशिंग है। कौन सा? फिशिंग, जो सोशल इंजीनियरिंग तकनीकी है। चलिए अगला देखते हैं। साइबर अपराध की शिकायत कहाँ दर्ज की जाती है? साइबर अपराध की शिकायत कहाँ दर्ज की जाती है? ऑप्शन आपके किसी भी साइबर सेल में, केवल दिल्ली में, केवल बैंक में, केवल पुलिस थाने में? तो इसकी जो शिकायत है किसी भी आप साइबर जेल सेल में कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा ... सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है। तो कौन सी धारा है छूट प्रदान करती है? तो धारा नंबर 8। धारा नंबर 8 है सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 8 सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है। भारतीय वन अधिनियम को, क्वेश्चन है, भारतीय वन अधिनियम को वर्ष ... में अधिनियमित किया गया। वर्ष में अधिनियमित किया गया। आपके पास ऑप्शन है 1925, 1928, 1927, 1926। तो इसको 21 सितंबर 1927 में क्या किया गया? अधिनियमित किया गया। अगला देखते हैं। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन केंद्र सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा के तहत किया गया। किसके तहत किया गया? धारा आपकी लिखी हुई है, धारा 2 का ए, धारा 5 के ए, धारा 10, ये धारा 13। तो किसके तहत? धारा 5 के ए के तहत किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कुल आय की 5 प्रमुख श्रेणियां किस धारा में आती हैं? कुल आय की 5 प्रमुख श्रेणियां किस धारा में आती हैं? तो ये हमने आपको, शायद ये क्वेश्चन हो चुका है। ये धारा 14 के अंतर्गत आती हैं। किसके? धारा 14 के अंतर्गत आती हैं। ये हमने अभी करवा दिया है, दोबारा से टाइपिंग है। तो निम्नलिखित में से कौन सा आय का स्रोत नहीं? हमने आपको बताया था कृषि पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। कृषि पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है कृषि आय पे, ये भी हमने करवा दिया है। किसी व्यक्ति को भारत में निवासी माना जाता है यदि वह वर्ष में भारत में
रहा हो। यानी भारत में हमने बताया था आपको ओसीआई के बारे में, एनआरआई के बारे में, ठीक है, ये हमने आपको पढ़ाया था। प्रवासी प्रवासी व्यक्ति कौन से होते हैं, इस तरीके से हमने आपको पढ़ाया था। वीडियो पूरा बना हुआ है, आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत बेहतरीन चीज़ें पढ़ाई हैं। वहाँ हमने आपको बताया था 182 दिन तक, अगर 182 दिन तक कोई अगर रहता है भारत में तो वह भारत का निवासी माना जाता है। धारा 80C के अंतर्गत अधिकतम कटौती कितनी है? धारा 80C के अंतर्गत अधिकतम कटौती कितनी है बताइए। कितनी कटौती दी गई है? 50,000 की, 1 लाख की, 1.5 लाख की, 2 लाख की। तो कितनी है? तो ये कटौती है 1.5 लाख रुपए की। कितनी है? 1.5 लाख रुपए की। चलिए अगला देखते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है? तो लोक सेवक को परिभाषित किसमें किया गया है? तो लोक सेवक, एक बात हमने आपको बताया था लॉजिकली, इस चीज को दिमाग में रखना कि जितनी भी परिभाषाएं हैं वो लगभग धारा 2 में है, धारा 2 में, और फिर उसकी सब धारा में है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, इस तरीके से। तो धारा 2 है। अब इसमें सारी धाराएं 2 दी गई हैं। अब इसमें आपको अच्छे से देखना है कि किसमें है धारा 2 का का, धारा 2 का खा, धारा 2 का चा, धारा 2 का गा। तो किसमें है? धारा 2 का ग में वर्णित की गई है। निम्नलिखित में कौन सा पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जांच करने के लिए अधिकृत है? उप निरीक्षक, निरीक्षक, पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपाधीक्षक या पुलिस अधीक्षक। तो कौन है? तो इसमें आप जानते हो कि इसमें पुलिस उप निरीक्षक। कौन है? पुलिस उप निरीक्षक, ये है। उप निरीक्षक को इसमें नियुक्त किया गया है जांच के लिए। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 लागू होने से भ्रष्टाचार के अपराध से संबंधित विधिक प्रावधान वर्णित हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में, या भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, या भारतीय साक्ष्य विधि में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसमें वर्णित है? तो जो आईपीसी है, हमारी दंड प्रक्रिया संहिता, उसमें वर्णित है 1973 के बारे में। चलिए, तो ये बैच से रिलेटेड जानकारी थी, तो आपको हमने बता ही दी है कि किस तरीके से आप इसको नोट्स आप ले पाएंगे। चलिए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 कब लागू हुआ? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 कब लागू हुआ? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। 1 सितंबर 1988, 12 सितंबर, 10 जून, 5 जनवरी 1989। तो कब लागू हुआ? तो 12 सितंबर 1988 को इसको लागू किया गया था। चलिए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के किस धारा में निर्वाचन को परिभाषित किया गया है? तो निर्वाचन को किस में परिभाषित किया गया है? तो आप जानते हैं धारा 2 के क में निर्वाचन है। 2 के क में निर्वाचन को परिभाषित किया गया है, और 2 के ख में लोक कर्तव्यों को बताया गया है, और 2 के ग में लोक सेवक के बारे में बताया गया है। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा, सही हो जाएगा 2 का। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम के अनुसार यदि मांग की गई जानकारी एक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जानकारी आरटीआई से जब हम कोई जानकारी मांगते हैं, लेकिन वो जानकारी एक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है, तो जन सूचना अधिकारी को कितने दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से आरटीआई का जवाब देना होगा? तब याद रखिएगा, अगर इस तरीके का मामला है तो 48 घंटे, सिर्फ 48 घंटे उसके पास होते हैं। 48 घंटे के अंदर, 48 घंटे का मतलब 2 दिन, कितना? 2 दिन, 2 दिन के भीतर उसको जवाब देना होता है। तो ये इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक ... से जानकारी का अनुरोध करता है। किससे अनुरोध करता है? आपके पास ऑप्शन है, लोक प्राधिकरण यानी कि पब्लिक अथॉरिटीज से, संबंधित विभाग के मंत्रियों से, या फिर राष्ट्रपति से, अदालत से। तो किससे करता है? तो जो लोक प्राधिकरण है, पब्लिक अथॉरिटीज हैं, उनसे करता है, उन्हीं से करता है। चलिए, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? ये हमारा एप्लीकेशन है, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, जीएस रिव्यू के नाम से है ये, जीएस रिव्यू के नाम से इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आप लोग जाकर के इसे डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको ये पेड बैच वाला ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से जाकर के आप देख पाएंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ?
सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? आपके पास ऑप्शन जो दिए गए हैं वो हैं 12 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2006, 4 सितंबर 2005, 12 नवंबर 2006। कब लागू हुआ? तो आप सभी जानते हैं 12 अक्टूबर 2005 को इसको लागू किया गया था। 12 अक्टूबर 2005 को इसको लागू किया गया था। इसी तरीके से हम आपको बता दें कि लगभग 8 से 10 वीडियो, हमने कहा है 8 से 10 वीडियो में इतनी मूल विधि की प्रैक्टिस करा देंगे ना कि नए पुराने सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे। आप भरोसा रखो, सिर्फ ये दूसरे या तीसरा वीडियो है, अभी और 6-7 वीडियो आएंगे। बस आप लोग जितने लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें और वीडियो को प्लीज़ आप लोग शेयर किया करिए। बस इतना सपोर्ट आप लोग करें। चलिए, तो अगले वीडियो में हम लोग जल्दी जो हमने आप लोगों को इंडेक्स प्रोवाइड कराया है ये तो इसमें जो चैप्टर और हैं तो इसमें 7-8 वीडियो और बनेंगे और सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।